आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे देश में जहाँ दुनिया के सबसे लंबे लोग रहते हैं। भाई साहब सही बता रहा हूँ, अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ इतने लंबे लंबे लोग देखा ही नहीं। मैं जो आदमी से मिला आप लोगों ने देखा, उनकी हाइट है भाई 7 फुट 3-4 इंच, ग्रेट खल्ली से लंबे। स्वागत करता हूँ आप लोगों का दुनिया की सबसे न्यूएस्ट कंट्री साउथ सूडान से। बस 2011 में सूडान से कट के बना ये नया देश, जिसे दुनिया का सबसे लीस्ट कैमरा फ्रेंडली देश भी बोला जाता है। यहाँ पर रिकॉर्ड करने में मुझे नॉर्थ कोरिया देश से ज्यादा प्रॉब्लम हुई। साउथ सूडान की पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी नाजुक है कि यहाँ पर कभी भी एक फुल स्केल वॉर चालू हो सकता है। इनफैक्ट जिस दिन मैंने इस देश की टिकट बुक किया, उस दिन न्यूज आई कि साउथ सूडान के एक गांव में आर्म्ड ग्रुप ने अटैक करके 170 से ज्यादा लोगों को दिया। ये कोई मूवी नहीं, ये एक ऑन गोइंग रियलिटी है। तो चलिए ट्रैवल करते हैं इस दुनिया के सबसे यंगेस्ट देश में और खुद से देखते हैं यहाँ की रियलिटी। साथ ही इस जर्नी में मैं बस आपको यहाँ के शहर ही नहीं, मैं आपको लेके जाऊंगा यहाँ के गांव में, और हम रहेंगे यहाँ के अलग अलग ट्राइब के साथ। जैसे डिंका ट्राइब, जो कि दुनिया के सबसे लंबे लोग होते हैं, जिनकी हाइट 6.5-7 फीट एवरेज होती है। और फिर हम जाएंगे मुंडारी ट्राइब के पास, एक ऐसी ट्राइब जो अपने कैटल के साथ रहती है, जिनका लाइफस्टाइल, कल्चर और विजुअल्स दुनिया में सबसे यूनिक माने जाते हैं। ये जर्नी सिर्फ एक ट्रैवल नहीं, ये एक अटेम्प्ट है समझने का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के लोग। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ सूडान की ये जर्नी। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड केनिया देश की राजधानी नैरोबी की एक अजीब सी बिल्डिंग की एक अजीब से अपार्टमेंट में मौजूद हूं। और यहां तक मैं पहुंचा मुंबई से एक 6 घंटा लंबी फ्लाइट लेके। फ्लाइट रात में 2 बजे की थी। मैं बोला भाई रात की आपको जर्नी क्या ही दिखाऊं। और फाइनली भाई आज हम ट्रैवल करने वाले हैं पूरे दुनिया की सबसे न्यूएस्ट और पूरे दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री। ये कंट्री इतनी ज़्यादा नहीं है कि उम्र में मेरे से भी भाई 12 साल छोटी है। साउथ सूडान फॉर्म हुई थी भाई 2011 में। और बस ये दुनिया की सबसे न्यूएस्ट कंट्री नहीं है, ये पूरे दुनिया की सबसे अनस्टेबल कंट्री है। पूरे दुनिया की सबसे डेंजरस कंट्री में इसका नाम आता है। पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट कंट्री में इसका नाम आता है। पूरे दुनिया की सबसे लीस्ट कैमरा फ्रेंडली कंट्री है। वहाँ पर रिकॉर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाला है। और ये कंट्री इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपियन बहुत सारी जो कंट्री है वो गाइडलाइन इशू करी है कि हमारे सिटीजन वहाँ पर ट्रैवल बिल्कुल भी ना करें। और अभी का जो करंट टाइम चल रहा है, आज की डेट है 28 मार्च, और अभी वहाँ पर इतनी खतरनाक सिचुएशन चल रही है। वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है भाई, जो प्रेसिडेंट है और जो वाइस प्रेसिडेंट है, दोनों में बहुत खतरनाक झगड़ा चल रहा है। और पूरे मीडिया में और पूरे दुनिया में ये मशहूर है कि साउथ सूडान में कोई भी वक्त एक फुल फ्लैज वॉर चालू हो सकती है, कभी भी भाई, आज, कल, परसों, नरसों, कभी भी। और आज 28 मार्च है, 30 मार्च को एक हेयरिंग होने वाली है। वाइस प्रेसिडेंट जो वहाँ का है वो भाई अभी होम अरेस्ट में है। उसके ऊपर भाई बहुत सारे करप्शन के और मर्डर के चार्जेस चल रहे हैं। अगर वो डिक्लेयर हो गए, अगर वो हो गए कि भाई हाँ ये किया है वैसा, तो कंट्री में उसी दिन उसी टाइम वहाँ पर एक फुल फ्लैज वॉर चालू हो जाएगी। क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों भाई अलग अलग ग्रुप से आते हैं, अलग अलग ट्राइब से आते हैं। तो बहुत खतरनाक सिचुएशन होने वाली है। 30 मार्च को हम वहीं पर रहेंगे जूबा में। और अभी मेरी यहाँ से फ्लाइट है, अभी बजे हैं रात के 4:50, और अभी मेरी फ्लाइट है केनिया की राजधानी नैरोबी से साउथ सूडान की राजधानी जो है जूबा, वहाँ की फ़्लाइट है। और जिस एयरलाइन से हम ट्रैवल करने वाले हैं उसका नाम मैं आज से पहले कभी सुना ही नहीं। एकदम भाई अजीब सी एयरलाइन है, अभी चालू हुई 3-4 महीना पहले। और वहाँ पर कोई बड़े प्लेन नहीं है, हम छोटे से जैसे प्राइवेट जेट आता है ना, वैसे प्लेन में ट्रैवल करने वाले हैं। क्योंकि टिकट नहीं मिल रही थी, बहुत इशू हो रहा था। सारी चीज़ें, सारी जर्नी, सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चलिए यहाँ से बैग उठाते हैं, उबर बुलाते हैं और निकलते हैं भाई एक ऐसे देश के लिए जहाँ पर बहुत लंबे लंबे लोग भी रहते हैं। भाई इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यार चलिए निकलते हैं इस अपार्टमेंट से। और यार मैं इसको इतना अजीब अपार्टमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो अपार्टमेंट है इसके आसपास पूरा स्लम है, पूरी झोपड़पट्टी है, और उसके बीच में एक अकेली बिल्डिंग बनी हुई है। चलो पहले मैं बंद कर देता हूँ। बंद करके हमको चाबी इस बॉक्स में डालना है भाई। इसको हमको यहाँ पर रख के बंद कर देना है। और यार मैं ये जगह इसलिए बुक किया कि मुझे ना एयरपोर्ट के पास ही रुकना था, क्योंकि मैं यहाँ पर केनिया में रुकने तो आया नहीं हूँ, बस ट्रांजिट कर रहा हूँ क्योंकि फ़्लाइट के बहुत ज़्यादा इशू हो रहे थे। तो मैं बोला एयरपोर्ट के पास करता हूँ। और सामने भाई एक पब जैसा है जहाँ पर अभी सुबह के 5, 5:30 हो रहे हैं
और ये लोग अभी तक पार्टी कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं। चलिए निकलते हैं, उबर में बुला लिया हूँ, 2-3 मिनट में आती होगी। तो ये देखो भाई, निकलते साथ हमारी गाड़ी आ गई। और ये बिल्डिंग देखो भाई, ये यहाँ पर अकेली बिल्डिंग है और आसपास पूरा स्लम है। अभी तो भाई दिन नहीं, आप लोगों को इसलिए क्लियर दिखेगा नहीं। चलिए बैठते हैं और निकलते हैं। हेलो ब्रदर। तो भाई साहब हम हमारी उबर में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ निकल गए हैं। एयरपोर्ट तो भाई यही है, ये पीछे आप लोगों को अंधेरे में दिखेगा नहीं, बस ये दीवार है एयरपोर्ट की, लेकिन हमको पूरा गोल घूम के जाना पड़ेगा। और मेरी फ़्लाइट का जो टाइम है वो है सुबह के 8 बजे। साउथ सूडान जुबा जाने के लिए भाई फ़्लाइट के बहुत कम ऑप्शन है, 2 से 3 ऑप्शन थे। एक तो था भाई इथियोपियन एयरलाइंस, जो कि भाई 1,20,000 की वन वे टिकट आ रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको मालूम है मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, जिस वजह से भाई फ़्लाइट के बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गए हैं। और उसके बाद ऑप्शन था इजिप्ट एयर, जो कि कैंसिल हो रही थी बार बार। उसके बाद मुझे ये तीसरा जो ऑप्शन मिला, ये भाई बहुत अलग सा था, क्योंकि ये एयरलाइन के बारे में मैं कभी नहीं सुना। और ये एयरलाइन के बारे में मैं डिटेल देखा तो इनके पास सिर्फ 3 प्लेन है, और तीनों छोटे छोटे, जैसे वो आते हैं ना प्राइवेट जेट जैसे, वैसे प्लेन है। और भाई इसका कोई रिव्यू नहीं है। ये सिर्फ 2 से 3 कंट्री में ऑपरेट करती है, केनिया में, सोमालिया में और साउथ सूडान में। थोड़ा सा भाई सेफ्टी इशू होगा, लेकिन यार हमको बस जाना है। बस यहाँ से 1 से 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। और आपको बताऊँ भाई, ये फ़्लाइट वगैरह बहुत महंगी हो गई है। अभी मैं जो मुंबई से केनिया आया हूँ, उसका मुझे लगा तकरीबन 45,000 रुपया, जो नॉर्मल 15,000 रुपये में आ जाती है। और यहाँ से अभी जो मैं जुबा जा रहा हूँ, उसका मुझे टिकट का प्राइस लग रहा है तकरीबन 30,000 रुपया। तो दोनों भाई मिला के हुआ तकरीबन 75,000 रुपया। अगर मैं इथियोपियन एयरलाइन से आता तो 1 लाख के ऊपर लग रहा था। तो देखते हैं भाई कैसा सफ़र होता है। और आपको बताऊँ, जो साउथ सूडान का सारा कुछ मैं बुक किया हूँ, वो तो बहुत महंगा है भाई, क्योंकि वहाँ पर अभी वैसे ट्रैवल करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत मसला होगा। और दुनिया भर के रजिस्ट्रेशन हमको लेने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वहाँ का सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए मुझे वहाँ के टूर कंपनी से लेटर लेना पड़ा। बस लेटर नहीं लेना पड़ा, वहाँ के एक साउथ सुडानीस आदमी का पासपोर्ट की कॉपी लगी, उसका पूरा डिटेल, एड्रेस, सारी चीज़ें लगी। उसके बाद जब वीज़ा आ गया, अब बारी है भाई मेरे सारे कैमरा, जो सारे इक्विपमेंट है, उसको डिक्लेयर करने की। मैं अपने सारे कैमरे के बारे में डिटेल दिया, उसका यहाँ तक सीरियल नंबर लिए, वो कौन से टाइप का कैमरा है और वो कैसा फंक्शन करता है, सारी डिटेल अपलोड किया, सारी डिटेल उनको बताया। पहले भाई डिक्लेयर करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और ड्रोन स्ट्रिक्टली बैन है। और उसके बाद जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो हमको रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से परमिशन लेने पड़ेगा, वो जो कि बहुत महंगा आएगा। और उसके बाद जैसे लैंड करेंगे, एक एलियन रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी करना पड़ेगा। तो ये सब में भाई कई हज़ार, कई लाख रुपए लग जाएगा। लेकिन भाई करना तो है, ट्रैवल तो करना है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा सा डेंजरस है, थोड़ा नहीं भाई, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अभी तो आपको सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया हूँ। जब वहाँ की करंट सिचुएशन बताऊँगा ना क्या चल रही है, तो आप हिल जाओगे। और यहाँ पर देखो, ये केनिया की कलरफुल बस यहाँ पर चल रही है। चलिए बस, एयरपोर्ट मुश्किल से 2 से 3 मिनट में पहुँच जाएंगे, पहुँचते हैं और बाकी चीज़ें आप लोगों को बताते रहूँगा। तो भाई यहाँ पर एकदम अलग सा सिस्टम है। यहाँ पर ये एयरपोर्ट की एंट्रेंस ही है, और यहाँ पे मैं गाड़ी से नहीं जा सकता हूँ। मुझे यहाँ पर ना सिक्योरिटी चेक करवा के दूसरी तरफ जाएंगे तो गाड़ी वहाँ पर मिलेगी मुझे। चलो भाई, ऐसा भी सिस्टम रहता है। अब ये क्यों है क्या पता। अभी एयरपोर्ट पे तो एंटर नहीं किया, एयरपोर्ट तो वो थोड़ा सा वहाँ पर आगे है। ये देखो भाई, सिक्योरिटी चेक करा के आ गया, गाड़ी सामने खड़ी है। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं सुबह के 7। मुझे मेरा बोर्डिंग पास तो मिल गया, लेकिन पिछले 2 घंटे से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया। हुआ ये, मैं अपने उबर में लोकेशन डाला, नायरोबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल। अब मुझे लगा भाई सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट वहीं से जाती होगी, और वहीं से जाती है वाकई। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, जो हमारी एयरलाइंस है ये वहाँ से ऑपरेट नहीं करती है। एकदम छोटे से, एकदम अलग से टर्मिनल जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये यहाँ से ऑपरेट करती है। अब मैं वहाँ पर गया, मालूम पड़ा भाई वहाँ से मेरी फ़्लाइट तो उड़ रही नहीं है। और वहाँ से जो दूसरा टर्मिनल था, ये वाला टर्मिनल, वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। और मेरे से एक गलती क्या हो गई कि भाई जो उबर का प्राइस हुआ था वो हुआ था 510, मेरे पास 1000 की नोट थी। मैं क्या किया, मैं बोला भाई अभी यहाँ से तो मैं केनिया से जा रहा हूँ, वो करेंसी करूँगा क्या, तो मैं पूरा दे दिया भाई। बाकी का जो बचता था भाई तकरीबन 500, वो मैं दे दिया। बोला भाई टिप रख लो। वो आदमी भी खुश हो गया। लेकिन भाई मेरे पास पूरी लोकल करेंसी ख़त्म हो गई। अब मुझे वहाँ से यहाँ तक आना था, मेरे पास लोकल करेंसी थी नहीं, कार्ड यूज़ नहीं करते टैक्सी वाले। तो भाई मैं फंस गया। तो क्या किया मैं, भाई मेरे पास ना कलेक्शन के लिए मैं थोड़ी सी नोट अलग से निकाल के रखा था। अच्छा हुआ भाई मेरे पास 250 था, 250 यहाँ की लोकल करेंसी, इंडिया के 200 के करीब बनेंगे। उससे मैं यहाँ पर कैसे कैसे भाग के आया, चेक इन किया, बोर्डिंग पास लिया, एक कॉफ़ी पिया,
नींद तो काफ़ी ज़्यादा लगी है भाई, लेकिन मैं आज सो नहीं सकता। अब मुझे सीधा रात में सोने मिलेगा, क्योंकि आज का जो पूरा प्लान है वो पूरा एकदम सेट है। और हर दिन का मैं $500 ऑलमोस्ट इंडिया के 50,000 रुपये दे रहा हूँ, तो मैं मिस नहीं कर सकता। तो चलिए चलते हैं भाई। ये है नायरोबी एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 और कितनी खूबसूरत सी सुबह हुई है, ये देखिए भाई। चलो चलते हैं भाई, एंटर करते हैं, फिर से सिक्योरिटी चेक करवाते हैं। तो ये देखो भाई, ये एकदम खाली सा टर्मिनल है और यहाँ से मैं, देखिए लिखा रहेगा प्रीमियर एयरलाइंस, यहाँ से अपना बोर्डिंग पास लिया हूँ। और यहाँ पर देखो आप लोगों को ना ह्यूमैनिटेरियन एयर सर्विस भी देखने मिलेगा भाई। यूएन की भी बहुत सारी प्लेन यहाँ से उड़ती है। चलो भाई, बोर्डिंग पास तो मैं ले लिया हूँ, अब सामने से चेक इन करवा के अंदर निकलते हैं। तो भाई सब सारा कुछ इमिग्रेशन करवा के मैं आ गया हूँ मेरे गेट के पास में। देखिए सामने गेट नंबर 6 से मेरी फ़्लाइट है। और यार ये टर्मिनल से सिर्फ खतरनाक कंट्री की फ़्लाइट उड़ती है। यहाँ से भाई सोमालिया की फ़्लाइट जा रही है और साउथ सूडान की फ़्लाइट जा रही है, और बाकी जो इंडिया जाता है दूसरी फ़्लाइट जाती है वो दूसरे टर्मिनल से जाती है। तो भाई ये एकदम खतरनाक सा टर्मिनल आप बोल सकते हो। और जब मैं इमिग्रेशन करवा रहा था तो इमिग्रेशन वाले बोले भाई वीज़ा दिखाओ साउथ सूडान का। मैं वीज़ा दिखाया तो टूरिस्ट वीज़ा है वो। तो बोलते साउथ सूडान में टूरिज़्म है क्या, वहाँ क्यों जा रहे हो, मतलब किस लिए जा रहे हो? तो मैं उनको बोला मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए जा रहा हूँ। उनको लगता था सिर्फ वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड वाले जाते हैं, यूएन वाले जाते हैं, नॉर्मल लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। और आपको बताओ भाई, साउथ सूडान में दुनिया में सिर्फ इकलौती ऐसी कंट्री होगी जहाँ पर 2/3 आबादी जो है वहाँ की, मतलब हर 3 में से 2 लोग ह्यूमैनिटेरियन एड पे चलते हैं। अगर बाहर कंट्री से एड नहीं आई तो हर 3 में से 2 आदमी नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो मर जाएगा। इतनी ज़्यादा भूखमरी और इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन चल रही है। और अभी करंटली भाई 28 मार्च, ये देखो इस पर लिखे रहेगा भाई, इसमें कोई पर्सनल डिटेल नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 28 मार्च अभी मैं इसलिए ट्रैवल कर रहा हूँ इतनी खतरनाक सिचुएशन पे, क्योंकि मेरा वीज़ा ख़त्म होने में सिर्फ 4 दिन बचा है और मैं सिर्फ 4 दिन साउथ सूडान में रहने वाला हूँ। मैं अप्लाई किया था वीज़ा 1 मार्च को और वीज़ा आया था 30 दिन के लिए, 31 मार्च तक वैलिड था वो। तो अभी चलिए रुकते हैं थोड़ा टाइम और देखते हैं भाई कैसा सफ़र होता है। और आपको बताऊं भाई, जुबा एयरपोर्ट के पास तो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। देखते हैं भाई, जो भी होगा मैं आपको बताते रहूँगा। चलो भाई साहब, 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमारी बोर्डिंग चालू हो गई है। चलिए चलते हैं। तो भाई साहब बोर्डिंग पास दिखा के अब जा रहे हैं हम प्लेन की तरफ। और वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास भाई कोई बस नहीं है, हमको ना पूरा पैदल चल के जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी सारी प्लेन खड़ी है भाई, सारी छोटी छोटी सी प्लेन खड़ी है। और मुझे लग रहा है ना हमारी ये वाली होने वाली है। और मेरे पीछे 1-2 लोग जो आपको देखने मिलेंगे, उनकी हाइट देखो, आपको मालूम होगा भाई साउथ सूडान दुनिया की वन ऑफ द टॉलेस्ट कंट्री है। वहाँ के एवरेज आदमी का जो हाइट होता है वो भाई 6 के ऊपर ही होती है। तो भाई ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा इतने लंबे लंबे लोग को देखना। चलो पूरा ऐसा घूम के हमको वहाँ कहीं जाना है। ये देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों को बस ऐसे छोटे छोटे प्लेन देखने मिलेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारा यही वाला प्लेन होने वाला है जिसपे कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। भाई अभी मेरे पीछे जो 3 लोग आए उनकी हाइट देखो, और जो मेरे सामने खड़े हैं उनकी भी हाइट देखो। ये सारे 6.5 के ऊपर हैं और एक तो भाई 7 के ऊपर लग रहा है मुझे। चलो अब यहाँ पर पता नहीं क्यों रुका के रखे हैं, बस भाई सेफली पहुँच जाए। ओ भाई साहब, ये देखो आगे आगे कुछ डैमेज सा भी है थोड़ा सा। भाई ये तो डर लग रही है मेरे को। अब ये देखो ना, पूरा खुला हुआ है, स्क्रैच सा लगा हुआ है। भाई मेरे बस में नहीं तो मैं रिटर्न चले जाता, इसमें मैं बोर्ड नहीं करता। चलो भाई, ये छोटी सी सीढ़ी से प्लेन में एंटर करते हैं। और यार यहाँ पर आपको ना 6 यहाँ पर बिज़नेस क्लास की सीट देखने मिलेगी, जो कि सिर्फ 10,000 महंगी थी। मैं बोला भाई क्यों ही लेना, हमारी सीट है 8F। भाई साहब प्लेन में तो बैठ गया, लेकिन अभी इसके बारे में मैं थोड़ा सा और इंटरनेट में देखा। यहाँ के जो सारे प्लेन हैं ये 20-25 साल से ज़्यादा पुराने हैं और ये सेकंड हैंड कहीं से उठाए थे। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, हर जगह टूटा फूटा स्क्रैच, एकदम अजीब सा लग रहा है। और इसका मॉडल भी देखोगे तो काफ़ी पुराना वाला है भाई। वहाँ पर भी होल सा है, अब वो मुझे मालूम नहीं भाई, नॉर्मली होता होगा। यहाँ पर देखो कितने सारे स्क्रैच वगैरह लगे हुए हैं, पूरा टूटा फूटा है। और सेफ़ पहुंच जाओ भाई, सही बता रहा हूँ। मुझे ना डेस्टिनेशन में आप लोग बोलते हैं ना कि सीरिया जाते हो, इधर जाते हो, डर नहीं लगती, वहाँ सब डर नहीं लगती, मुझे ये सब सिचुएशन में थोड़ी ज़्यादा डर लग जाती है। बस 1.5 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है, सेफली पहुँच जाए, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। और देखते हैं साउथ सूडान में रिकॉर्ड करने मिलता है कि नहीं मिलता है एयरपोर्ट पर। उसके बाद जो भी रहेगा मैं आपको बताऊँगा।
अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं बहुत डर रहा था कि यार क्या होगा, प्लेन बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस कर रहा था, लेकिन कैसे कैसे करके ना भाई लैंड हो गए। भाई मैं ऐसा नहीं कि पहली बार बैठ रहा हूँ, जो नया देख रहा रहेगा उसको लगेगा कि ये पहली बार प्लेन में बैठ रहा है। मेरा तकरीबन 500 बार मैं प्लेन में बैठ चुका हूँ, लेकिन भाई ये जो प्लेन था वो थोड़ा ज़्यादा अलग था। और यार यहाँ पर रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ये रनवे पे, एयरपोर्ट पे, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। बाहर शायद ना कर पाऊँ, मतलब रनवे पे, लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो भाई, सामने आप लोगों को ना ऐसे प्लेन देखने मिलेंगे। ये सामने देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का प्लेन है और सामने लाइन से ऐसे खड़े हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। और देखो भाई, सारे लोग उतरना चालू कर दिए। चलिए उतरते हैं और देखते हैं कब क्या रिकॉर्ड करने मिलेगा। जो भी रहेगा मैं आपको बताते रहूँगा। तो भाई साहब, फाइनली हम निकल गए हैं जुबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। यहाँ पर रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे जो गाइड है पीछे जो कैमरा पकड़ के खड़े हुए हैं, वो बोले भाई मेरे हाथ में आपका है जो परमिशन लेटर है, जो भी सारा नेशनल सिक्योरिटी से लेटर होता है वो सब मैं लेके आ गया हूँ, लेकिन बहुत बच के रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये है जुबा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज से पहले शायद ही आप लोग देखे रहोगे, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। लेकिन भाई बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आने की। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 ही, क्योंकि हम जहाँ से चले थे नायरोबी से, वहाँ से 1 घंटा पीछे है। तो 1.5 घंटा उड़ने के बाद भी हम 8:30 बजे लैंड किए हैं। अब चलते हैं भाई होटल में, थोड़ा आराम करेंगे और 11 बजे हम निकलेंगे सिटी को एक्सप्लोर करने। चलिए चलते हैं। तो भाई ये हमारे गाइड जॉन डेविड, या थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज सो टॉल हियर। How tall you are? Me, I'm about 6 something. Huh? 6 something, but it's so tall. When I came out, the immigration guy was around 7. He was like this. Yes, I was just looking at him and he was like, hello. That's how Everybody is so tall. Yeah, we are really a tall nation. That's one thing you should know. So today we are going to meet a lot of tall people as well. Not even today, even tomorrow. Tomorrow. Even day after tomorrow, even the last day. You know. पूरा 4 दिन हम साथ में गुजारने वाले हैं। ये हमारी गाड़ी, मज़ा आने वाली है। चलिए पहले चलते हैं होटल। तो ये देखो भाई, हम एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू जुबा, रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान। तो फाइनली भाई साहब मैं आ गया हूँ मेरी होटल में। और यार जो पहला इंप्रेशन हुआ ना, सड़कों का, लोगों का, जो सारा माहौल दिखा ना भाई, जो पहला कंट्री एंटर करने की जो वो रहती है ना भाई, वो जो इंप्रेशन लगा ना, वो भाई बहुत ठीक ठाक सा लगा। गरीबी दिख रही है, लेकिन जो मैं आपको बोला था कि बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, उतना खतरनाक मुझे नहीं दिख रहा है। जैसे कंपेयर करें सोमालिया से, सोमालिया में हमको हर 2 कदम पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट, पुलिस वाले, AK-47 वाले गाड़ियां जा रही है भाई। यहाँ पर मुझे वैसा सीन देखने नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर दूसरी उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोग कैमरा फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमारे गाइड वो बोले भाई कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अगला 4 दिन हमको सारी गाइडलाइन दे दी। कि वो बोले भाई जैसे अभी हम मार्केट जाएंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे शहर को, तो वो बोले ना भाई मार्केट में रैंडम किसी को भी ऐसे रिकॉर्ड मत कर लेना, क्योंकि यहाँ वाले एकदम चिढ़ जाएंगे और वो अटैक करेंगे, परेशान करेंगे, कुछ चिल्लाएंगे या फिर पुलिस को फ़ोन कर देंगे। और पुलिस फ़ोन करेगी तो पुलिस लेके जाएगी, फिर उनको समझाना पड़ेगा मैं क्यों कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कैसा क्या सारा सीन है। और छोड़ तो देंगे वो, ज़्यादा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि भाई 3-4 घंटा वो खा जाएंगे। फिर उनको बताना पड़ेगा कि भाई मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, मेरे पास परमिशन है, ऐसा है वैसा है। तो 3-4 घंटा ख़राब हो जाएगा, जो हम चाहते नहीं है। तो इससे बचने के लिए रिकॉर्डिंग बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। और भाई ये है रूम, जो कि पूरा जो पैसा दे रहा हूँ उसमें इंक्लूड है, मैं आपको आराम से बताऊँगा। और बाहर का नज़ारा तो ठीक ठाक सा लग रहा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो यार अभी मैं थोड़ा सा सोने का ट्राई करता हूँ। अभी बज रहे हैं 9:30 और 11 बजे हम फिर से निकलेंगे एक्सप्लोर करने पूरे शहर को। तो भाई मैं सोच रहा हूँ आधा 1 घंटा कुछ सो लेता हूँ, क्योंकि रात भर सोया नहीं हूँ। अभी थोड़ा सा सो जाऊँगा, एटलीस्ट कुछ तो राहत मिलेगी। बाकी भाई रात में थोड़ा सा सोएंगे और कल सुबह भी जल्दी निकलना है, कल सुबह 5:30-6 बजे निकलना है, क्योंकि हम जाएंगे वो मुंडारी ट्राइब और वो सब देखने। तो बहुत मज़ा आने वाली है भाई ये जर्नी में, बहुत अच्छे वीडियोज़ आएंगे। तो चलिए भाई कुछ टाइम आराम करता हूँ, फिर निकलेंगे एक्सप्लोर करने भाई साउथ सुडान। और बहुत सारी यूनिक चीज़ें बताऊँगा, लंबे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट बताऊँगा, मज़ा आएगी भाई। तो भाई साहब होटल से निकलने के बाद यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा चाय पिए। और यार आप लोगों का तो स्वागत किया ही नहीं, मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का दुनिया की सबसे न्यूएस्ट कंट्री साउथ सुडान से। मेरी बर्थ डेट है भाई 1999 और मेरी बर्थ डेट के बाद सिर्फ 3 रिकग्नाइज कंट्री है जो बॉर्न हुई है। एक तो है तिमोर लेस्टे, एक है मोंटेनेग्रो
और एक है साउथ सूडान जो कि 2011 में बॉर्न हुई। चलिए गाड़ी में बैठ के और चीज़ें बताता हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को ना बेसिक चीज़ें बता देता हूँ साउथ सूडान के बारे में, जिसको नहीं मालूम है। तो साउथ सूडान एक कंट्री है सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका में, जो बॉर्डर करती है 6 देशों को। इसके नॉर्थ में आपको देखने मिलेगा सूडान, इसके ईस्ट में है इथियोपिया, इसके साउथ ईस्ट में है केनिया, इसके साउथ में है युगांडा, इसके साउथ वेस्ट में आप लोगों को देखने मिलेगा DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसके ईस्ट में आप लोगों को देखने मिलेगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये 6 देशों को बॉर्डर करता है। और आप लोगों को बता चुका हूँ भाई, ये दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री है, जो बॉर्न हुई थी भाई 9 जुलाई 2011, आज से बस 15 साल पहले। और भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर गरीबी है, बहुत सारी सिचुएशन ख़राब है। तो सारी चीज़ें आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ये है जॉन। सो फर्स्ट वेयर आर वी गोइंग? First of all, we are going to get for you the local SIM card. लोकल सिम कार्ड। Then from there, we go to the Masai market, which is the souvenir market. Then from there, we drive across the city. We go to the new bridge, न्यू ब्रिज। cross the Nile, then come back using the old bridge, and then go to the riverside. Then drove you to the hotel, and then in the evening we go to the market. From the market, we go to basketball court. परफेक्ट। तो आज का प्लान आप लोगों ने सुना। सबसे पहले हम जाएंगे सुवीनियर मार्केट, थोड़ा सा मार्केट दिखाऊंगा आप लोगों को। फिर आप लोगों को नाइल के पास लेके जाऊंगा। सूडान की कैपिटल जूबा से बहती है वाइट नाइल रिवर, उसके बारे में डिटेल वहाँ पर बताऊंगा। फिर उसके बाद बहुत बड़ा प्लान है भाई, और भी लोकल मार्केट देखेंगे हम। बास्केटबॉल कोर्ट भी जाएंगे, जहाँ पर आप लोगों को 7-7 फुट लंबे लोग देखने मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पर सिम कार्ड लेने। चलिए पहले सिम कार्ड लेते हैं भाई, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई देखो यहाँ पर सिम कार्ड के ऐसे कुछ ऑप्शन है। व्हाट इज दिस ब्रदर? These are whatever thing you choose here is going to be your SIM card. Oh, You're okay. gonna pick it from The number, oh, any number, no problem. Randomly, yes, pick it up. तो ये नंबर यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से ये उठा के देंगे। So how much is the SIM card? $1 roughly. $1। तो भाई साहब यहाँ आप लोगों ने थोड़ा सा सुना, भाई बोले थे $1 का सिम कार्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ता है सिर्फ जो सिम कार्ड है वो $5 से लेकर $10 के बीच में मिलेगा। मतलब जो ऑर्डिनरी नंबर लेंगे, एकदम रैंडम नंबर, तो आपको $5 से $6 का मिलेगा। और $6 इंडिया के ऑलमोस्ट 500 होते हैं। और आप लोगों को बताऊं तो साउथ सूडान की एवरेज सैलरी है, उसमें अगर आदमी एक हफ्ते से 10 दिन काम करेगा, वो सिर्फ एक सिम कार्ड अफोर्ड कर सकता है। और अगर उसको डेटा डालना है, अगर 6 GB डालना है, तो आपको 700-800 और देना पड़ेगा। मतलब आप बोल सकते हो अगर एक साउथ सूडानीस आदमी को सिम कार्ड लेना है 5 GB के साथ, तो उसको ऑलमोस्ट 20 दिन काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो पगार है वो इतनी ज़्यादा कम है, और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है। उसके बारे में धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले लेते हैं भाई यहाँ पर $5 का सिम कार्ड, और उसमें भाई $10 का टॉपअप करवाते हैं। तो ये देखो भाई साहब, मेरा पासपोर्ट लिए हैं और सारी कुछ डिटेल पूरी भर रहे हैं। और यहाँ पर ना ऐसा पूरा नंबर सजा के रखते हैं, जो नंबर लोगे वो नंबर का प्राइस अलग अलग रहेगा। इस तरफ का $5, इस तरफ का 7, उस तरफ का 10, क्योंकि वो स्पेशल नंबर है। और देखो पूरा पत्थर से रोक के रखे हैं। ऐसे मिलता है सिम कार्ड भाई आप लोगों को साउथ सूडान में। तो भाई साहब फाइनली तकरीबन 20 मिनट बाद हमको सिम कार्ड मिल गया, और यहाँ पर पेमेंट हो रही है। टोटल लगा है भाई 65,000 साउथ सूडानीस पाउंड। ये देखो भाई 1-1 हज़ार की नोट है, ऐसा पूरा गड्डी लेके कैरी करना पड़ता है। ये देखो 25,000 की हमारी सिम कार्ड आई है, और 40,000 का हम बैलेंस डाले हैं। 65,000 कितना हुआ? तकरीबन $11। 6,000 जो होता है साउथ सूडानीस पाउंड, वो $1 बनते हैं। तो हम $11 दिए, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 15 दिन की सैलरी में हम ले लिए एक सिम कार्ड, सिर्फ 5 से 6 GB का। चलो भाई बैठते हैं और निकलते हैं। तो भाई साहब वहाँ से सिम कार्ड लेने के बाद हम वापस आ गए हमारी होटल में, क्योंकि भाई हमारे जो ड्राइवर भाई है वो बोले यार तुम इतना वीडियो बना रहे हो, उनको लगा 1-2 फोटो लेगा, थोड़ा सा वीडियो बनाएगा। वो आ गए भाई यहाँ पर मेरा जो नेशनल सिक्योरिटी का जो डॉक्यूमेंट है, जिससे मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वो लेने गए। बोलते उसके बिना तो भाई अगर आप पुलिस पकड़ ली तो अब तो भाई बहुत ज़्यादा लफड़े हो जाएंगे। तो एक डॉक्यूमेंट देखो यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है, एक और डॉक्यूमेंट गए हैं लेने। और यार एक बात आप लोगों को बता दूं, नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में। ये जो नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट आएगा, उसके बाद भी मैं भरपूर नहीं कर सकता। देखो आया, दिस इज़ द नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट। देखो भाई ये डॉक्यूमेंट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पे। I am hereby requesting your esteemed office to allow the unlisted tourists to tour and ये हमारा टूर अप्रूवल, और ये नेशनल सिक्योरिटी सर्विस इंटरनल सर्विस ब्यूरो से आया है भाई। जो लिखा हुआ है सारा कुछ डिटेल आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये फ़ोटो वगैरह लेना अलाउड है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैप्चरिंग फोटोज अराउंड मिलिट्री बैरक्स, और जो भी ब्रिज वगैरह रहेगी वहाँ पर फ़ोटो वीडियो नहीं बना सकते। और यहाँ पर ड्रोन भी अलाउड नहीं है, और यहाँ पर स्टैम्प लगा हुआ है। और भाई जो आप लोगों को दिखाई ये इकलौता परमिट नहीं है, ये देखो एक और परमिट है जो लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ 2 नहीं है,
इसके बाद भी और भी परमिट लेना है तब आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। आज से तकरीबन 2-3 महीना पहले भी सिचुएशन थोड़ी ठीक थी, यहाँ पर रिकॉर्ड करने की परमिशन थोड़ी बहुत मिल जाती थी, लेकिन जैसे कि आप लोगों को बताया थोड़ी सी यहाँ की करंट प्रॉब्लम क्या चल रही है, जिस वजह से यहाँ पर रिकॉर्ड करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई, ट्राई कर रहा हूँ मैं। और ऐसी कुछ हलचल आप लोगों को देखने मिलेगी जूबा में। और यार यहाँ पर ना पूरे के पूरे जूबा शहर में इतने सारे नीम के पेड़ है। ब्रदर, व्हाट यू कॉल दिस ट्री? नीम? Neem, yeah. Neem. Neem tree. It came from India, I guess. Because I in think, yeah, because in India we have lot of neem, and here also in Juba everywhere it's neem. Yeah, everywhere. You call neem? Yeah, we call it neem. Yeah, neem हाँ, tree. तो भाई यहाँ पर भी जो नीम के पेड़ होते हैं पूरे शहर में, और यहाँ पर नीम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, आप लोगों को ऐसे बड़े बड़े से नीम के पेड़ देखने मिलेंगे, और नीचे छोटी छोटी सी मार्केट सी लगी हुई है। देखो कंटिन्यू आप लोगों को जहां तक नजर जाए आपको बस नीम के पेड़ देखने मिलेंगे, वो देखो पीछे भी। तो भाई साहब तकरीबन 10 मिनट चलने के बाद हम पहुंच गए यहाँ की एक सुविनियर मार्केट के पास में। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या देखने मिलता है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ ना $50 एक्सचेंज करवा लेता हूँ यहाँ की लोकल करेंसी में, क्योंकि आपको मालूम है भाई करेंसी कलेक्ट करना मेरे को कितना अच्छा लगता है। हाथ में भाई लोकल करेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से सिर्फ $50 एक्सचेंज करवाते हैं। $1 is 5.9. 5.9 ओके, 5,900 ओके। तो भाई साहब जैसा कि आप लोगों ने सुना, $1 होता है 5,900 साउथ सुडानीज पाउंड। मैं आप लोगों को बोला था 6,000 होता है, लेकिन उल्टा थोड़ा सा कम हो गया है। तो यहाँ से मैं $50 एक्सचेंज करवाया हूँ, जो कि इंडिया के 4,500 बनते हैं। और यहाँ पर मिला है मुझे 2,95,000 2,95,000 साउथ सुडानीज पाउंड। भाई ये इंडिया के सिर्फ 4,500 रुपये। गड्डी देख रहे हो, यहाँ पर ऐसा कैरी करना पड़ता है। और यार नोट का अगर साइज़ देखो तो यार ये काफ़ी बड़ी नोट है। जैसे हमारे ना 1000 की नोट आती थी ना पहले, ये साइज़ में उतनी ही बड़ी है। और ये 1000 की वैल्यू कितनी होगी भाई? ये 1000 की वैल्यू है तकरीबन आप समझ लो 15 रुपये के करीब है। ये एक नोट 15 रुपये की है। तो थोड़ा सा लोकल करेंसी रखना ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ एक पूरा बंडल ही लेके जाऊँगा, बहुत सारे लोगों को बांटूंगा। तो चलो यहाँ से चलते हैं मार्केट और देखते हैं क्या देखने मिलता है। तो भाई साहब हम एंटर हो रहे हैं यहाँ की एक छोटी सी सुविनियर मार्केट, जहाँ पर लोकल साउथ सुडानीज कपड़े और बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। तो देखते हैं भाई यहाँ पर क्या अलग सा देखने मिलता है। और ये देखो भाई, ये है साउथ सुडान का फ्लैग, जो कि काफ़ी कलरफुल और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यार आप में से ना बहुत सारे लोग साउथ सुडान पहली बार सुनने रहेंगे। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग साउथ सुडान सुने ही रहेंगे, जो वीडियो देखते हैं ट्रैवल, उनको तो मालूम होगा। लेकिन जो लोग साउथ सुडान का नाम नहीं सुने वो सुडान को जानते रहेंगे भाई। अभी सुडान और साउथ सुडान क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है 2011 में ये कंट्री बनी, तो ये टूट के बनी थी भाई सुडान से। और जब सुडान एक कंट्री हुआ करता था ना, सुडान और साउथ सुडान, उस टाइम पे सुडान पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री थी और उसका एरिया था ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन साउथ सुडान टूटने के बाद वो हो गए भाई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री। और सुडान का फ्लैग तो आप देखे ही हैं, साउथ सुडान का थोड़ा सा अलग है, बीच में स्टार बना है और थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज है। तो चलो अंदर चलते। हेलो, व्हाट डू यू हैव? ऑल द सोवेनियर्स। I want to buy a bracelet, South Sudanese. Yeah. मतलब भाई सबसे अच्छा सोवेनियर तो ये ब्रेसलेट ही होगा। और भी देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, तो इस वजह से भाई ज़ेब्रा देखने मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि भाई ज़ेब्रा, यहाँ पर जिराफ, ये सब आप लोगों को बहुत देखने मिलेंगे। बाकी ये सब पूरा लोकल। इट इज़ लोकली मेड। हाउ मच इज़ दिस? $2। कैन यू पुट इट? तो भाई ये $2 का आप क्या ही कम कराओ भाई, इंडिया के 180 रुपया। आई थिंक इट्स स्मॉल। दिस इज साउथ सुडानीज फ्लैग। तो देखो भाई ये साउथ सुडान का फ्लैग है। तो मैं बोला भाई अब इनकी दुकान पे आए हैं तो ख़रीद लेते हैं, $2 का है। और भी देखते हैं, लेट मी सी अदर स्टफ एज वेल। डू यू हैव अ फ्रिज मैग्नेट? लाइक या साउथ सुडान, नॉट द टी शर्ट, द फ्रिज मैग्नेट। तो भाई आप लोगों को तो मालूम है मैं क्या कलेक्ट करता हूँ, वो है फ्रिज मैग्नेट। तो मैं बोला भाई फ्रिज मैग्नेट है तो लेके आओ। और यहाँ पर अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पर ऐसे देखो हाथ से बनी हुई चीज़ें रखी हुई है, और अफ्रीकन और साउथ सुडानीज कल्चर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। ये देखिए,
ओह दिस इज़ द फ्रिज मैग्नेट। हाँ देखो भाई, ये साउथ सूडान का फ्रिज मैग्नेट है जो कि हाथ से बना हुआ है। हाउ मच इट इज़? $2। आई टेक वन एज वेल। ओह दैट्स टू बिग फॉर मी। डू यू हैव स्मॉलर वन? या। तो भाई साहब यहाँ से वो बड़ा वाला फ्लैग और वो फ्रिज मैग्नेट और ये ले लिया हूँ, जिसका $9 हुआ। खुद से बोल दिया कि भाई $8 दे देना। और ये साउथ सूडान की टी शर्ट भी है। हाउ मच इज़ दिस? 15। दिस ये देखो भाई 15 की है ये। तो भाई साहब यहाँ से 3 चीज़ ले लिया। एंड यू से शुक्रान हियर एज वेल? शुक्रान। हाँ थैंक यू। तो भाई जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, सूडान और साउथ सूडान एक ही देश हुआ करता था। और सूडान भाई अरेबिक कंट्री है, वहाँ पर अरबी बोलते हैं, जिस वजह से यहाँ पर भी भाई अभी भी अरबी चलती है। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो अरबी है, लेकिन अब भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी है इंग्लिश। तो यहाँ पर ना भाई ऑलमोस्ट सारे लोग 3 लैंग्वेज बोलते ही हैं। एक इंग्लिश हो गई यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, एक अरेबिक जो ये लोग स्कूल में पढ़े थे। अब 2011 में इस देश को इंडिपेंडेंस मिली है, उससे पहले ये तो सूडान का पार्ट हुआ करता था, जिस वजह से यहाँ पर स्कूल में अरेबिक ही पढ़ाते थे। तो ये 2 लैंग्वेज बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं वो अपने ट्राइबल लैंग्वेज भी बोलते हैं। जो साउथ सूडान की पॉपुलेशन है वो है तकरीबन 12 मिलियन, और जिसमें से भाई 35% डिंका ट्राइब से, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे लोग होते हैं, जिनको बोलते हैं पूरे दुनिया के सबसे लंबे लोग। और यार यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं यार, बहुत छोटी सी मार्केट है, मुझे लगा बहुत बड़ी सी होगी। 4-5 दुकानें हैं खाली। तो यहाँ तो भाई कुछ देखने लायक था नहीं। मैं बोला ड्राइवर भाई को चलते हैं यार, थोड़ा कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद लोकल मार्केट में चलेंगे जहाँ पर लोकल चीज़ें देखने मिलेगी। और ये हमारी सामने गाड़ी, चलो गाड़ी में बैठते हैं। और बहुत सारी चीज़ें बताना है यार, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो आपको बता नहीं पा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी, सूडान और ये साउथ सूडान एक ही देश हुआ करता था, तो अलग हुआ क्यों, वो मैं आप लोगों को ना थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले चलते हैं भाई कोई दूसरी लोकेशन पे। ये तो बहुत छोटी सी मार्केट थी। और यार ये मार्केट से बस मैं निकल के बाहर आया हूँ। तो यहाँ पर हमारे ड्राइवर भाई बताएं, जो सारी कार देख रहे हो ये सारी कुछ सिक्योरिटी की कार है, जो हर दम वहाँ रहती है। देखो पूरी वहाँ पर जो देख रहे हो ये सब सिक्योरिटी की कार है। और भाई कब कौन कहाँ से सिक्योरिटी पर्सनल घूम रहा है हमको कुछ भी नहीं मालूम। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। भाई साहब जूबा की सड़कों का हाल देखो, ये मेन सड़क है भाई, एकदम मेन सड़क है। और यहाँ आसपास सारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का घर है। और लिटरली ऐसा लग रहा है ना भाई कि हम कहाँ पर हैं। अरे देखो पूरी गाड़ी लिटरली टेढ़ी हो गई है। थोड़ी देर थोड़ा सा रोड आता है कच्चा सा, उसके बाद भाई एकदम खड्डा खुड्डा, ऐसी गटर और ये सब आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। तो यार अभी कंट्री की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और भाई कंट्री की ये इतनी ख़राब, इतनी गंदी हालत देख के ये नहीं सोच लेना कि कंट्री के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। साउथ सूडान के पास भर भर के नेचुरल रिसोर्स है। यहाँ पर आप लोगों को इतना ऑयल मिलेगा, यहाँ पर इतना यूरेनियम है, यहाँ पर इतना गोल्ड है। ऑयल तो इतना है, यहाँ तक बोलते हैं भाई जो साउथ सूडान की इकोनॉमी है उसका 90% सिर्फ ऑयल से आता है। लेकिन भाई जो ऑयल का पैसा है वो सारे बड़े बड़े नेता खा लेते हैं। और साउथ सूडान को बोलते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री में आती है, क्योंकि भाई यहाँ के जो लीडर हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो खा पी के पूरा एकदम लपेट कर देते हैं और कंट्री को ऐसी खराब सी हालत में छोड़ देते हैं। और ये बस एक ही वजह नहीं है, ये तो भाई 2011 के बाद यहाँ के जो नेता है वो खाना चालू किए। 2011 से पहले साउथ सूडान तो सूडान का पार्ट हुआ करता था। उस टाइम पे सूडान क्या करता था, यहाँ से जो भी ऑयल निकलता था, कुछ भी निकलता था, वो उसको जाके भाई बेचता था और नॉर्थ में डेवलप करता था। क्योंकि उस टाइम पे जब दोनों कंट्री एक थी तो कैपिटल हुआ करता था खार्तूम, जो कि अभी भी सूडान का कैपिटल है खार्तूम। तो वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा था। और साउथ में जो जूबा है और जो साउथ सूडान का पार्ट है, इस पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, जिस वजह से अभी भाई यहाँ पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट देखने नहीं मिलेगी। यहाँ के रोड एकदम खुदे खुदे हैं और घर वगैरह देखो, ये देखो भाई कितनी ज़्यादा बुरी हालत है। मुश्किल से आप लोगों को एक आध ऐसे पक्के घर देखने मिलेंगे, बाकी रोड भी पूरे कच्चे हैं, घर भी पूरे टूटे फूटे से हैं। आप बोल सकते हो यही कुछ वजह थी जिस वजह से सूडान से साउथ सूडान टूट के अलग हो गया। और आप लोगों को एक और बात बताता हूँ भाई,
जैसे कि आप लोगों को पता है जो यहाँ पर ऑयल निकलता था सब कुछ सूडान खार्तूम में डेवलपमेंट करता था और वहाँ पर रखता था, यहाँ पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता था। तो यहाँ के लोग क्या सोचने लगे कि भाई सारा कुछ जो यहाँ से मिलता है वो ऊपर लेके जाता है, हमारा तो कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा, जबकि पूरा जो नेचुरल रिसोर्स है वो हमारा है, वो लेके जाके लूट रहा है। और भाई जो दोनों देशों की अलग होने की एक और वजह ये है, सूडान जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी है और जो साउथ सूडान है ये क्रिश्चियन मेजोरिटी है। यहाँ पर अभी भी बहुत मुस्लिम रहते हैं लेकिन मेजोरिटी जो है वो यहाँ की पॉपुलेशन है क्रिश्चियन। और दुनिया में बहुत अलग अलग देशों में ना रेफरेंडम होता है कि भाई अब ये देश को अलग करते हैं दूसरे देश से, तो वोट करते हैं भाई कितने लोग को सूडान के साथ ही रहना है, कितने लोग को साउथ सूडान के साथ ही रहना है। तो साउथ सूडान का जब वोट हुआ था, जब यहाँ पर रेफरेंडम हुआ था, तो यहाँ पर जो वोट आया था वो आया था 99% लोगों को साउथ सूडान के साथ रहना था। ऐसा बहुत रेयर देखने मिलता है। यूजुअली आप कहीं भी वोट होता है इस टाइप का तो वहाँ पर 60% 70% को बहुत अच्छा वोट मानते हैं और कंट्री अलग होती है, लेकिन यहाँ पर 99% लोगों ने बोला कि हमको सूडान का पार्ट नहीं रहना है, अब हमको एक अलग कंट्री चाहिए। तो यहाँ पर बन गया साउथ सूडान, और लेकिन सस्टेन बिल्कुल भी नहीं कर पाया। आप हालत देखो यार, हम कब से चल रहे हैं, बस ऐसे टूटे फूटे रोड और ऐसे ही नज़ारा देखने मिल रहा है। तो भाई साहब तकरीबन 25 मिनट ऐसे टूटे फूटे रोड से चलने के बाद अब हम आ गए हैं थोड़े अच्छे रोड पे। तो सामने वाली ब्रिज देख रहे हो वो है भाई यहाँ की न्यू ब्रिज जो बनी है वाइट नाइल पे। ये जो देख रहे हो ये नाइल रिवर है और हम नाइल रिवर के पास में ही जा रहे हैं, वहाँ पर बैठ के भाई खाना पीना करेंगे। बाकी ये देखो अब ये नई नई ब्रिज बनी है, शायद कोई दूसरा देश ही बनाया होगा, इस वजह से काफ़ी अच्छी सी लग रही है। हमको वही ब्रिज से जाना है। तो भाई साहब जैसा कि मैं आप लोगों को गैस करके बताया था कि ये जो ब्रिज देख रहे हो ये यहाँ वाले बना ही नहीं पाएंगे, ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अलग देश बना के इनको दिया होगा। तो अभी हमारे ड्राइवर भाई बताए कि वो जो ब्रिज थी वो जापान ने डोनेट किया है, वो जापान ने बना के दिया है साउथ सूडान की गवर्नमेंट को, जो कि आज से तकरीबन 6 साल पहले बनी है। और यहाँ पर ना एक और ब्रिज है, एक और ओल्ड ब्रिज है जो नाइल पे क्रॉस करती है, वो 1972 में बनी थी, सूडान के टाइम पे बनी हुई थी। और जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करोगे तो आप जूबा शहर से बाहर आ जाओगे। अब हम ना घूम के वापस जा रहे हैं, ओल्ड वाली जो ब्रिज है उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके बैठेंगे रिवर नाइल पे। और यार बस में बैठे बैठे गाड़ी में ना बाहर देख रहा हूँ और ये सारा कुछ नज़ारा देख रहा हूँ यार, जो यहाँ की कंडीशन है, यहाँ के लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे भाई यहाँ पर चेक पोस्ट आ रही है जहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं। और आप लोगों को ना ऐसे टिन के घर पूरे शहर में देखने मिलेंगे भाई, पक्के घर तो यहाँ पर नाक के बराबर है। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने सुना भी वीडियो बना रहा था, तो भाई बोले इसको नीचे कर लो क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी वाले हैं। और बाकी ऐसा कुछ हाल है यार यहाँ पे, ऐसा लग रहा है ना भाई कि मैं कोई ना पिक्चर देख रहा हूँ 1970s की, आज से 50-60 साल पहले। ओके 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 ओके, यहाँ पर भी सिक्योरिटी चेक पॉइंट आ गई। नाउ आई कैन रिकॉर्ड। हाँ तो भाई पीछे भी एक वहाँ पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट गया था, आप लोग बैक करके देख सकते हो। तो ऐसे ना हर 100 मीटर पे एक चेक पॉइंट आप लोगों को देखने मिलेगा ही। और वो देखो वो आ गई रिवर नाइल फिर से सामने, और अभी हम क्रॉस करेंगे ओल्ड ब्रिज। तो भाई साहब ये देखो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, ये ओल्ड ब्रिज है जो कि रिवर नाइल पे बनी हुई है। और यहाँ देखो भाई बच्चे सारे कचरा चुनने वाले, ये बहुत पुरानी ब्रिज है यार, जैसा हावड़ा ब्रिज है उस टाइप की ये ब्रिज है। और बाकी आप लोगों को एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, पूरे साउथ सूडान देश में आप लोगों को बजाज के रिक्शा देखने मिलेंगे। देखो जैसे कि मैं आप लोगों को सोमालिया वाले वीडियो में बताया था, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बजाज के रिक्शा छाए हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को ब्रिज वाला पार्ट दिखाया जो थोड़ा ठीक ठाक सा था, बस वहाँ से निकले फिर से देखो ऐसा कच्चा रोड आ गया। और ये भी भाई जो कच्चा रोड देख रहे हो ना ये ठीक है, चलो भाई ये ठीक है। कुछ रोड तो ऐसे है ना कि गाड़ी पूरी ऐसी उड़ जा रही है भाई, समझ लो ना 30 डिग्री पे टेढ़ी हो जा रही है। तो भाई बहुत बुरी हालत है भाई, यहाँ की कैपिटल की ऐसी बुरी हालत है। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर हम खाने वाले हैं हमारा लंच, और सामने मुझे दिख रही है दूर पे रिवर नाइल। यहाँ की जो रिवर नाइल है इसको वाइट नाइल बोलते हैं। वाइट नाइल क्यों बोलते हैं? वाइट नाइल, ब्लू नाइल और एक मेन नाइल, वो क्या होता है मैं आपको
अभी बताता हूँ। बाकी यहाँ पे देखो पूरा आप लोगों को ना ऐसे आम के पूरे बाग से देखने मिलेंगे, पूरे बड़े बड़े आम के पेड़ हैं। तो भाई साहब हम आ गए हैं रिवर नाइल के पास हमारा लंच करने, और ये रेस्टोरेंट देखो भाई कितना खूबसूरत सा है, लेकिन पूरा खाली सा है। मुश्किल से 1-2 सीट भरी हुई है, बाकी पूरा खाली सा है। हर कुर्सी टेढ़ी करके रखे हैं, इसको भी टेढ़ी करके रखे थे। हम आए तो यहाँ पर बैठे हैं। उसकी वजह ये है, ये जो रेस्टोरेंट देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे पिज्ज़ा का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है $20 से $22। यहाँ के सरकारी जो काम करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी पगार एक महीने की $20 होती है। और यहाँ पर भाई वो एक पिज़्ज़ा का रेट है। मतलब एक आदमी अगर एक महीना काम करेगा तब वो यहाँ पर एक पिज़्ज़ा अफोर्ड कर सकता है, और ये तब है जब उनको सैलरी मिलेगी। हमारे जो ड्राइवर भाई हैं वो बता रहे थे कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से गवर्नमेंट पगार दी ही नहीं है। ये लोग भाई एकदम जॉबलेस हो गए हैं, इस वजह से भाई ड्राइवर का काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी खराब सिचुएशन चल रही है। बाकी नज़ारा देखो ना यार, पूरे आम भरे हुए हैं, देखो आम के पेड़ पे बड़े बड़े से आम के पेड़ हैं। और ये भाई यहाँ पर पानी वगैरह ला के देने लगे हैं। पानी का रेट भाई $2 है। मतलब ये जो देख रहे हो ये 200 रुपया हुआ है। यहाँ वाले 2 दिन काम करते हैं तो ऐसा आता है। मैं आप लोगों को बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को मालूम पड़े यहाँ पर कितनी ज़्यादा गरीबी है। और ये जो देख रहे हो ये है रिवर नाइल, या फिर इसको दूसरी भाषा में बोलूँ तो ये है दरियाए नील। और ये जो पार्ट है ना नाइल का, इसको बोलते हैं वाइट नाइल। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, नाइल रिवर जो है वो स्टार्ट होती है लेक विक्टोरिया युगांडा से, और वो फिर युगांडा से बहती है साउथ सुडान में, सुडान में, फिर वो जाती है इजिप्ट में, और इजिप्ट से चले जाती है वो मेडिटेरेनियन सी में। लेकिन भाई 2 अलग अलग पार्ट है नाइल का। एक तो भाई ये वाइट नाइल है जो युगांडा से खार्तूम तक जाता है, जो कि सुडान का कैपिटल है। और एक ब्लू नाइल भी निकलती है जो निकलती है लेक ताना इथियोपिया से, वो बह के आती है खार्तूम में, और ये भी जब बह के आती है खार्तूम में। तो भाई यहाँ से वाइट नाइल जाती है और इथियोपिया से आती है ब्लू नाइल, और दोनों मिलती है खार्तूम शहर में, फिर मिलके वो एक बन जाती है, तो वो हो जाती है मेन रिवर नाइल। और ये वाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्ले वगैरह बहुत सारा रहता है। और आप लोगों को एक यूनिक बात बताऊं, यहाँ का फोर्स देखो भाई रिवर नाइल का, ये इस तरफ जा रहा है, मतलब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ये यहाँ से जाएगा आगे सुडान जाएगा, फिर उसके बाद आगे जाएगा इजिप्ट में, फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन सी में चले जाएगा। और अगर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर युगांडा आएगा। लेकिन एक बहुत यूनिक बात ये है कि अगर आप यहाँ से नाव लोगे तो यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, खार्तूम जा सकते हो, इजिप्ट जा सकते हो, लेकिन यहाँ से आप वापस नहीं जा सकते हो। उसकी वजह ये है कि पानियों में ना भाई बहुत बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ पर डीप नहीं है। जुबा के नीचे की जो रिवर नाइल है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर है, तो वहाँ पर ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ से ऊपर जाओगे तो ईजिली जा सकते हो। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। रिवर नाइल भी बहती है जुबा से, साउथ सुडान की कैपिटल से। चलिए थोड़ा सा खाते पीते हैं भाई। सुबह से जब से मैं निकला हूँ मैं कुछ भी नहीं खाया, आप लोगों ने देखा होगा, एकदम खाली पेट हूँ, पानी और कॉफ़ी पे काम चला रहा हूँ। चलिए अब खाना पीना करते हैं। तो भाई सब ये देखो, ये है हमारा पिज़्ज़ा, और यहाँ पर भाई ये एक स्मोक सा ला के रख दिए हैं फॉर फ्लाइज, तो यहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा उड़ के ना आए, तो इसलिए यहाँ पर ये धुआं सा लगा के रखें। और ये है भाई वेजिटेरियन पिज़्ज़ा मंगाया हूँ मैं, मार्गरेटा, जो कि ठीक ठाक सा दिख रहा है, बस पेट भर जाए और क्या ही है यार। बाकी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कुछ केचप रखे हुए हैं। दरियाई नील को देखते देखते हम करते हैं हमारा लंच। भाई साहब खाने के बाद चाय ना हो तो मज़ा ही क्या आएगी भाई। मैं इनको बोला चाय बना के लाना है इंडियन स्टाइल में, डिप वाली नहीं लाना, तो भाई ये एकदम लाइट सी बना के लेके आए। लेकिन कम से कम भाई वाली चाय तो है, डिप वाली तो चाय नहीं है। ये लोग एक ही में दूध डाल के वो सब डाल के बना दिए। अब रिवर नाइल देखते देखते हम पियेंगे चाय। अब मैं चाय मंगाया हूँ, इतनी बड़ी कप भर के चाय है, और इसमें भी देखो पूरी भरी हुई है, तो इतना तो नहीं खा पी पाऊँगा भाई मैं। इतनी चाय पी के हम यहाँ से निकलते हैं। तो भाई साहब आ गई है हमारी बिल, जो कि हुआ है भाई $26.5, जो बनते हैं साउथ सुडानीज पाउंड में 1,49,000। मैं 1,63,000 रखा हूँ। 1,63,000 पे कर रहे हैं भाई एक पिज़्ज़ा और पानी और चाय के लिए। इतना महंगा होता है भाई यहाँ पर। तो भाई लोग 1,62,000 सुडानीज पाउंड का हम वहाँ से लंच करके निकल गए हैं। और US डॉलर में तो आप लोग देख ही ले रहेंगे, $26-27 होता है। तो यार इसलिए इसको बोलते हैं, ये सिर्फ मतलब बहुत गरीब कंट्री नहीं है। यहाँ पर बहुत जो सैलरी है वो कम ही नहीं है, सिर्फ यहाँ की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी है, जिस वजह से ये जगह और भी ज़्यादा महंगी हो जाती है। इसके बारे में मैं डिटेल आप लोगों को ना बाद में कभी बताऊंगा। यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ की जो GDP है, ये दुनिया की सबसे लोवेस्ट है GDP पर PPP से, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। और GDP पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो बुरुंडी जो देश है वो है दुनिया का सबसे गरीब देश GDP पर कैपिटा के हिसाब से। और इसके बाद साउथ सुडान के बाद मैं सीधा बुरुंडी ही जा रहा हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा।
और यार अभी हम जा रहे हैं बास्केटबॉल कोर्ट। हमको तो जाना था भाई यहाँ की लोकल मार्केट, लेकिन जो अभी हमारे करंट वाले गाइड है जॉन, ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे को हैंडल नहीं कर पाऊंगा वो मार्केट में, क्योंकि भाई तुम जो हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हो पुलिस 100% पकड़ेगी। और 2 से 3 बार ना मेरे पीछे भी आए थे, जब मैं कार से रिकॉर्ड कर रहा था ना मेरे पीछे भी आए थे, लेकिन हम आगे निकल गए। तो वो बोले मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो मार्केट अभी मेरे पास 3 दिन और है, तो आप लोगों को शायद कोई दूसरे वीडियो या फिर इसी वीडियो में बाद में देखने मिलेगी। तो चलिए अभी गाड़ी पर बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो भाई साहब ये देखो, हम इस रेस्टोरेंट से निकल रहे हैं और ये रेस्टोरेंट वाले अपना रोड पूरा बराबर बना के रखे, और जो गवर्नमेंट का काम था वो देखो, मेन रोड पे आते ही आप लोगों को ऐसा कुछ हालचाल देखने मिलेगा। कुछ भी नहीं बना हुआ है, और बारिश जब होती है तो पूरा और रोड खुद जाता है, एकदम और ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर ना भाई गाड़ी घोड़ा कुछ चल ही नहीं सकता है बराबर। तो भाई साहब ऐसी मैं जूबा की गलियों से चल रहा था, देखो मुझे क्या देखने मिला। ये है भाई भारतीय एम्बेसी, हमारे इंडिया की एम्बेसी। देखो वहाँ पर लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ इंडिया। यार सही बता रहा हूँ, अब तक की मेरी सबसे खूबसूरत एम्बेसी है ये, एम्बेसी ऑफ इंडिया। देखो अपना तिरंगा लहर रहा है ऊपर। भाई साहब हम आ गए हैं बास्केटबॉल स्टेडियम पे, लेकिन ये बंद है। वो देखो यार, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। चलो देखते हैं किसी से बात करके। अभी बंद हुआ, थोड़ा टाइम में चालू होगा, या हरदम से बंद हो गया है। तो भाई साहब स्वागत करता हूँ आप लोगों का 30 मार्च 2026 से, जिस डेट के लिए भाई यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रही थी कि डिसीजन आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने देखा था हम 28 को जब यहाँ पर आए थे, ये देखो सामने है बास्केटबॉल एसोसिएशन जूबा। यहाँ पर पहुँचे तो भाई ये बंद था, यहाँ पर कुछ भाई सेरेमनी वगैरह चल रही थी, तो इसलिए हम जा नहीं पाए। तो मैं बोला आप लोगों को दूसरे दिन ही जाके दिखाऊंगा, क्योंकि यार ये जगह विजिट करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा यहाँ पर कितने लंबे लंबे लोग रहते हैं। तो यार हुआ ये आज की तारीख को, सुबह सुबह था भाई यहाँ पर फैसला सुनाना, और जो भी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ में सबूत था उसको वेरीफाई करना था। लेकिन भाई आज हो गई जज की तबीयत ख़राब, और ये 2-3-4 बार हो चुका है। आप लोग इंटरनेट पे जाके देख सकते हो 30 मार्च पे क्या हुआ। जज की हो गई भाई तबीयत ख़राब, अब हुई कि कर दिए क्या पता। तो बोले अब ये आगे पोस्टपोन हो गया। वो कौन सा डेट मिलेगा वो तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे लिए अच्छा है भाई, कभी कुछ हो जाता तो हम तो फंस जाते। भाई अजीब देश है भाई, एकदम अलग देश है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो चलो चलते हैं भाई इस बास्केटबॉल कोर्ट में और देखते हैं यहाँ पर नॉर्मल जो लोग होते हैं वो कितने लंबे होते हैं। ये तो चलो बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ये थोड़े से लंबे होंगे। वैसे यूजुअली अगर ट्राइब में जाएंगे ना भाई, ट्राइब में तो सारे लोग लंबे रहते हैं, और यहाँ पर भी भाई सारे लंबे लोग रोड पर घूमते रहते हैं। अब उनसे बात नहीं कर सकते भाई, लोग यहाँ पर कैमरा फ्रेंडली नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं भाई। ये है बास्केटबॉल कोर्ट। Yeah. Australian boy, eh? Whoa! The winner came with it. But the game I bet a lot of. Game I bet a lot of. What's your name? Noel Wani. No. How tall are you? 2 meter. In feet? Yes. Like in feet, 7? 7, yeah. 7. Whoa. You are the tallest here. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई साहब ये जो आदमी को देख रहे हो, ये एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं। ये साउथ सूडान टीम के लिए खेलते थे भाई, सूडान टीम के लिए खेलते थे। सूडान तो भाई अभी नया नया देश बना है साउथ सूडान 2011 में। उससे पहले जब सूडान एक ही हुआ करता था, तो ये प्रोफेशनल टीम के लिए खेलते थे खार्तूम में। तो भाई साहब सही बता रहा हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी में एक साथ इतने लंबे लंबे लोग देखा ही नहीं मैं। जो आदमी से मिला आप लोगों ने देखा, उनकी हाइट है भाई 7 फुट 3-4 इंच, ग्रेट खल्ली से लंबे हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट ना भाई, ये यहाँ पर 20 लोग होंगे, 20 में से 10 लोग 7 फीट के ऊपर हैं। ये देखो भाई, ये भाई को देखो भाई साहब। और ये ना थोड़ा सा प्रोफेशनल खेल रहे हैं, अब इनको डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करते हैं।
चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। आप लोगों को बेसिक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा भाई यहाँ पर कितने लंबे लंबे लोग रहते हैं। लिटरली भाई मेरी जो हाइट है वो है भाई 5'9", 5'10" के बीच में, और जूता पहना हो समझ लो 5'11" के करीब। 5'11" का मैं ऐसा देख रहा हूँ भाई, मतलब मैं 5'5", 5'6", 5'7" का तो हूँ नहीं, 5'11" पे मैं ऐसा देख रहा हूँ। इतने लंबे लंबे लोग होते हैं भाई। तो भाई साहब इससे आपको आइडिया लगेगा इसको दुनिया का सबसे टॉलेस्ट देश क्यों बोलते हैं। हमारे देश में एक आध इतने लंबे निकलते तो पूरे देश में फेमस हो जाते हैं। यहाँ पर भाई नॉर्मल बास्केटबॉल खेलने आए ना, उतने हाइट के 3 और लोग थे, मतलब 2 और लोग थे, उनको मिला के 3 उतने सिमिलर हाइट के थे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सीन है। अब इनकी हाइट इतनी लंबी क्यों होती है, यहाँ पर ऐसी जीन्स क्यों होती है, क्या वजह है, क्या डाइट है, क्यों ऐसा होता है, वो सब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं मिलने जाऊंगा पूरे दुनिया की सबसे टॉलेस्ट ट्राइब से, जो कि है डिंका ट्राइब। डिंका ट्राइब के बारे में आप लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना होगा, अगर सुने होगे तो उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में उनके मिलना, बात करना, उनके साथ कोई रहा ऐसा आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ भाई कल डिंका ट्राइब के साथ रहने। आप लोगों ने ना साउथ सूडान से एक ट्राइब देखी होगी जिसका नाम है मुंडारी ट्राइब। मुंडारी ट्राइब ना जो जुबा शहर है उसके आसपास रहते हैं, मतलब 20-25 मिनट की दूरी पे रहते हैं। लेकिन जो डिंका ट्राइब है वो बहुत दूर रहती है। यहाँ से मुझे तकरीबन 4-5 घंटा ड्राइव करके नॉर्थ में जाना पड़ेगा। नॉर्थ थोड़ा डेंजर एरिया भी है, लेकिन मैं कल निकलूंगा, वहाँ पर कैंपिंग वगैरह करेंगे, वहाँ पर उनके साथ एक दिन रहेंगे, फिर उसके बाद मुंडारी ट्राइब में भी जाएंगे। तो मज़ा आने वाली है भाई, बहुत मस्त एक्सपीरियंस होगा। तो इस वीडियो को मैं कर देता हूँ ख़त्म, क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली है। हम केनिया से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे, फिर आप लोगों को पूरा शहर घुमाया। तो होप आप लोगों को कुछ नया जानने मिला होगा साउथ सूडान के बारे में। बहुत सारे लोग उसका नाम नहीं सुने रहेंगे, अगर कुछ लोग सुने तो उसके बारे में डिटेल नहीं मालूम। तो आप लोगों को ट्राई किया मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की। अभी तो स्टार्ट है भाई, मुझे लग रहा है यहाँ से 2 और वीडियो आएगा, 2 अलग अलग ट्राइब। एक तो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट ट्राइब डिंका ट्राइब का, और एक बहुत यूनिक सी मुंडारी ट्राइब का जो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी क्लिप, वो दिखाऊंगा। तो मज़ा आने वाली है भाई, बहुत यूनिक चीज़ें देखने मिलेगी आप लोगों को दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री से। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ।